लेक्चर लेगा। तो सेल एंड इसके स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स लेक्चर हमने कंटिन्यू किया हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा कि स्टडी ऑफ सेल को हम लोग सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। 100 ट्रिलियन ऑफ सेल हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। एक जनरलाइज सेल में अगर हम बात करें तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक सेल का जनरलाइज स्ट्रक्चर था, इसलिए आप मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिस देख सकते हैं। न्यूक्लियस नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बाउंड्री है जो कि हमारे आउटर सरफेस या आउटर एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। ठीक है, इसका मॉडल जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने डिस्कस किया था कि एक लिपिड बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन्स जो है ना वो एम्बेडेड होते हैं। लिपिड बाइलेयर नॉर्मली जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसका एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक एंड को पोलर रीजन कहते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये तो प्रोटीन से मिलके भी रहते हैं और लिपिड से मिलके भी रहते हैं। जो प्रोटीन से मिलेंगे उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे, जब लिपिड्स के साथ मिलेंगे उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। और मैंने आपको बताया था ये दोनों मिलके ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। उसके फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जैसे वो बात हो चुकी है। इसमें जो प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड्स हैं, वो 3 तरह के हैं, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोल। सबसे ज्यादा जो है फॉस्फोलिपिड्स है। इस तरह प्रोटीन्स की हमने बात की, इसमें 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल है और पेरिफेरल है। इंटीग्रल प्रोटीन्स जिनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं, ये फर्मली अटैच्ड होते हैं मेम्ब्रेन के साथ, और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो फर्मली अटैच्ड नहीं होते। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इसको एक्ट करता है एज अ मोलेक्युलर सिग्नेचर। ठीक है, एक सेल को दूसरे सेल से पहचानने में मदद देता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी WBCs की, कि वो फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, फॉरेन सेल, तो उसको किल करने में, उसको पहचानने में ग्लाइकोकैलिक्स जो मदद देता है। इसके अलावा इसके 2 और फंक्शन थे कि एक सेल को दूसरे सेल में एडहेयर करने में मदद देता है, चिपकने में मदद देता है, और ये आरबीसीज को स्लिपरी बनाता है ताकि वो नैरो ब्लड वेसल्स के अंदर से गुजर सके। फंक्शंस हम लोग डिस्कस किए थे। ये मुख्तलिफ किस्म के आयन चैनल्स होते हैं, कैरियर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसको आज डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, इनके ऊपर रिएक्ट करते हैं एज एन एंजाइम, एक सेल को दूसरे सेल से लिंक करने में मदद देते हैं। लिंकर्स भी हैं, और जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ चीजों को गुजरने देती है, कुछ को गुजरने नहीं देती। जैसे मैंने आपको बताया 2 मेजर पोर्शन जो है वो मेम्ब्रेन के, उसमें लिपिड बाइलेयर है और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। लिपिड बाइलेयर जो है वो कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और स्टेरॉइड्स को तो गुजरने देती है, लेकिन आयंस और जो बड़ा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, इसको गुजरने से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को गुजरने के लिए फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। वो हेल्प करते हैं या तो विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनको सेल के एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के गिर्द ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, कितनी तरह की होती है, और कौन कौन सा मेथड है जिसको जरिए सेल के अंदर के बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ जो है ना मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल्स की, सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट होती है। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक जो है ना इसका एक कुछ टर्म्स जो है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली टर्म है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब वो फ्लूइड जो सेल के अंदर होगा। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और वो फ्लूइड जो कि सेल के बाहर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा कहते हैं और लिम्फ कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड होगा जो कि एक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उसकी जो माइक्रोस्कोपिक स्पेसिस हैं, मतलब 2 सेल्स के दरमियान जो स्पेसिस हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पेसिस हैं, उनमें जो टिश्यू फ्लूइड होगा उसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहेंगे या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को हम लोग कहेंगे।
अच्छा, अगर यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर होगा तो उसको ब्लड प्लाज्मा कहेंगे, और अगर यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ के तौर पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। तो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर होगा तो ब्लड प्लाज्मा, अगर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर होगा तो लिम्फ, और अगर आर्म सेल्स के दरमियान होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है। ये जहां से आपको और बात क्लियर हो जाएगी, ये जो फ्लूइड होगा वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा, जो कि ये फर्ज करें ये सेल है, आरबीसी है, इसके जो अंदर फ्लूइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये जो फ्लूइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये फर्ज करें एक टिश्यू के सेल है। अब इसको यहाँ पे जो बाकी फ्लूइड होगा ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जैसे मैंने आपको बताया इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं। अगर ये क्योंकि ब्लड आपको नजर आ रहा है, तो अगर ब्लड वेजल्स के, ये क्योंकि ब्लड वेजल है, तो ब्लड वेजल्स के दरमियान जो फ्लूइड होगा ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड प्लाज्मा। और अगर वैसे टिश्यूज के अंदर फ्लूइड ये वाला होगा, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे, या ये वो फ्लूइड होगा जो बॉडी सेल्स के अंदर। एक सेकंड बच्चे आप, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हाँ जी भाई, क्या हाल चाल? जी जी जी, अच्छा, वो मेंबर स्लिप ऑनलाइन नहीं आ रही? अच्छा, चलो मैं पता करता हूँ, मैंने सारा जो है ना डिटेल सेंड करते हो। चलो सारा कुछ सेंड करते हो। अच्छा जी, तो यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी कि ये फ्लूइड जो कि ब्लड के अंदर होगा, ब्लड सेल्स के अंदर होगा, जो सेल्स के अंदर होगा उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो इसके बाहर होगा उसे ब्लड प्लाज्मा, और जो बॉडी सेल्स के दरमियान होगा उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करें तो मेम्ब्रेन की 3 तरह की ट्रांसपोर्ट जो है ना वो होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग ने एफएससी लेवल के ऊपर पढ़ी हुई है, कुछ यहाँ पे टर्म्स चेंज हो जाती है। सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट होगी उसे कनेटिक ट्रांसपोर्ट या कनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी, और कनेटिक एनर्जी का आपको पता है एनर्जी इन मोशन। अब 2 तरह की ट्रांसपोर्ट है जो कि एनर्जी की वजह से होती हैं, जो कि खुद ब खुद अपने अंदर एनर्जी रखती हैं, उसमें डिफ्यूजन आ जाती है और ऑस्मोसिस। दूसरी ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस ट्रांसपोर्ट को करते हैं। इसके आगे फर्दर पढ़ेंगे, आगे आगे 2 टाइप्स हैं, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वेसिकल्स, कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स होती है। वेसिकल्स क्या है, कुछ एक खास किस्म के स्फेरिकल सैक्स हैं, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर जो है उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक बर्ड की शक्ल में बन जाता है, वहां पे वो वेसिकल्स को पकड़ता है और उन मॉलिक्यूल्स को पकड़ता है जिसको अंदर लेके जाना होता है, उसके बाद वेसिकल्स डालता है, और वेसिकल्स को फिर सेल के अंदर लेके उन फ्लूइड को बाहर से अंदर की तरफ, या मॉलिक्यूल्स है, फ्लूइड है, सॉलिड चीज है, उसको बाहर की तरफ अंदर से वेसिकल्स की फॉर्म में लेके आता है। ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम लोग ट्रांसपोर्ट वेसिकल ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट वो है जो कि सेल मेम्ब्रेन की मदद से हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट। इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो डिफ्यूजन। एफएससी लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और आपको पता है इस किस्म की ट्रांसपोर्ट में किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ट्रांसपोर्ट होती रहती है, सब्सटेंस मूव करते रहते हैं यहाँ तक कि इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स के ऊपर जो सब्सटेंस की क्वांटिटी है वो इक्वली हो जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। So the substance moves because of its kinetic energy. Diffusion continues until equilibrium is reached. That is, the substance becomes evenly distributed. एक एग्जांपल है हमारे पास जो कि हम लोग देते हैं कि ऑक्सीजन जो है हम लोग हमारी एयर में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसको आप इनहेल करके अंदर लेके जाते हैं लंग्स में, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको हम लोग एक्सहेल करके बाहर ले जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है डिफ्यूजन।
इसके अलावा किनेटिक ट्रांसपोर्ट की दूसरी टाइप है ऑस्मोसिस, इसको भी आपने एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा। इट इज बेसिकली, ये सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये वाटर की ट्रांसपोर्ट है। और वाटर की ट्रांसपोर्ट में हम लोग जो चीज ऐड करेंगे, ये भी एक पैसिव प्रोसेस है इन व्हिच द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि पानी को गुजरने देती है मेम्ब्रेन, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर जहां वाटर पानी ज्यादा है उसकी वहां से ऐसी जगह चला जाना जहां पानी कम है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो लिपिड बाइलेयर के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लिपिड बाइलेयर अभी हमने डिस्कस की, उसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड किस्म के स्पोर्स होते हैं जिन्हें एक्वापोरेंस कहते हैं। एक्वा का मतलब होता है जैसे एक्वालैंड है, पानी होता है इसका मतलब, ठीक है। एक्वा का मतलब होता है पानी। एक्वारिजिया का भी आप लोगों ने एफएससी लेवल पर पढ़ा होगा। तो पानी के स्पेशल पोर्स होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स के ऊपर और फास्फोलिपिड्स के ऊपर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट के, वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो एक्वापोरेंस होते हैं, इसका फायदा क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये मुख्तलिफ किस्म की जो फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको बनाने में मदद देता है। जैसे एक्वाप्रोटीन्स, एक्यूपीज, एक्वापोरेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे सीएसएफ कहते हैं। एक्वस ह्यूमर, ये हमारी आंख के अंदर जो ह्यूमर होता है उसकी प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी होता है। दो तरह की आंख के अंदर हमारी फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। जो फ्रंट साइड पे होता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो बैक साइड पे होता है उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये भी आप लोगों ने एफएससी मैट्रिक लेवल पे पढ़ा होगा। इसके अलावा हमारी आंखों में जो टीयर्स बनते हैं, आंसू बनते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। स्वेट, पसीने को बनने में मदद देते हैं एक्वापोरेंस। सलाइवा, थूक हमारा, और यूरिन की कंसंट्रेशन में भी ये जितने भी एक्वापोरेंस हैं ये इसमें मदद देते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट बाय द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। वो ट्रांसपोर्ट जो कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये कुछ चीजों को गुजरने देती है, कुछ को गुजरने नहीं देती। अब वो चीजें जो गुजरती नहीं है लेकिन उनको गुजारना जरूरी है, उसके लिए फिर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज्ड किस्म के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जो कि उस चीज को एक सेल की मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। इसकी जो पहली टाइप है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, ये चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है कि बेसिकली डिफ्यूजन है, एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, बट विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स। इनको लेके जो जाने वाले हैं वो कैरियर प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल का गुजरना जरूरी था, इनकी एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा थी, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कम थी, इनको डिफ्यूज होना जरूरी था, लेकिन ड्यू टू देयर लार्जर साइज, उनका जो साइज चूंकि बड़ा था, ये गुजर नहीं पाते थे। तो उनको गुजारने के लिए फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कैरियर्स होते हैं जिनको नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं। तो वो कैरियर्स जो हैं उन मॉलिक्यूल्स को जो कि साइज ज्यादा होता है उनको लेके जाते हैं, ठीक है। This process allows some molecules that are too large to fit through the protein pore, जो प्रोटीन सुराहों से नहीं गुजर पाते, and others that are insoluble in lipid, जो लिपिड्स के अंदर वैसे हल नहीं होते, to pass through the plasma membrane, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजारना होता है, तो उनको गुजारते हैं। फिर इनके अंदर जो कॉमन एग्जांपल है वह वेरियस शुगर्स, नॉर्मली ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है उसका साइज नॉर्मली इतना बड़ा होता है कि वो एक्वापोरेंस की मदद से नहीं गुजर पाता, या प्रोटीन या लिपिड्स को, वैसे ही लिपिड में हल नहीं होती ग्लूकोज, उसको गुजारने के लिए फिर एक खास किस्म के प्रोटीन होते हैं जो कि ग्लूकोज जो है उन प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, इस वजह से सेल मेम्ब्रेन की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, और उसको फिर शेप चेंज करने के बाद वो ग्लूकोज जो है वो सेल की एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसके बाद कैरियर ट्रांसपोर्ट में एक दूसरी टाइप आ जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी आप लोगों ने एफएससी लेवल पढ़ा होता है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है बाय द सेल। टिपिकली जो बात है डिफ्यूजन की अपोजिट है, इट इज फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशन। इसको हम लोअर से हायर की तरफ भेज रहे हैं, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। In active transport, the substance being moved usually, अब कौन-कौन से substance जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं? वो substance जिनकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर या बाहर कम थी, उसको हमने चाहिए था कि उसको सेल के अंदर लेके आना, वहां पे उसकी कंसंट्रेशन, बाहर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर कंसंट्रेशन कम थी, लेकिन फिर भी उसकी सेल को रिक्वायरमेंट थी
तो उसको फिर लेके जाना जो है वो जरूरी होता है। इसके लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो पंप लगे होते हैं, लाइक एटीपेज एक पंप है जो एटीपी को तोड़ने में मदद करता है। वो पंप क्या करता है, वो सेल को आयंस को, नॉर्मली जो मशहूर आयन है, मेजर आयंस है, सोडियम पोटेशियम आयन, इनको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ऐसे आयंस के साथ, ऐसे आयंस की स्पेशलाइज्ड जगह बनी होती है किसी एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर, जो कि इन आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। वो कहता है द एक्टिव ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस बीइंग मूव्ड यूजुअली एन आयन मेक्स कांटेक्ट विद द स्पेसिफिक साइट ऑन द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। आयन कांटेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, फिर वहां पे एटीपी टूटती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज क्या करती है, उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की शेप चेंज कर देती है। जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की शेप चेंज करती है तो वो आयंस की जगह जो है ना वो खुल जाती है। तो क्या करती है, दैट एक्सपेल्स द सब्सटेंस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इनसाइड द आउटसाइड भी भेज सकती है, आउटसाइड द इनसाइड भी सब्सटेंस को भेज सकती है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको याद रखना है एटीपी जरूरी है। उसके बाद थर्ड टाइप्स जो आ जाती है वो है ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वेसिकल्स क्या है, खास किस्म के सैक्स हैं जो कि जिस सब्सटेंस को सेल के अंदर या सेल के बाहर लेके जाना पड़ता है, तो सेल के बाहर एक बड सा बन जाता है। उस बड से क्या होता है, वो बड की मदद से वो बड उस सब्सटेंस के ऊपर उसको कवर करता है, फिर उसको सेल के अंदर या सेल के बाहर ले आता है। ठीक है, सो वेसिकल ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर within cells, taking substance from the extracellular fluid or release substance into the extracellular। यहाँ तो वो बाहर से अंदर की तरफ लेके आता है या अंदर से सेल को उसको बाहर की तरफ लेके जाता है। तो याद रखें कि जो वेसिकल्स की ट्रांसपोर्ट है ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है, इसलिए इसके लिए भी एटीपी की यानी कि एनर्जी की जरूरत होगी। अब वेसिकल्स की जो ट्रांसपोर्ट है इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, और एक नई टर्म आप लोगों को बताएंगे हम लोग, ट्रांससाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल्स के अंदर आना मॉलिक्यूल्स का, एक्सोसाइटोसिस मतलब मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन के से बाहर चले जाना। तो ट्रांससाइटोसिस का मतलब है जिसमें दोनों काम हो, एक तरफ से एंडोसाइटोसिस हो रही है, दूसरी तरफ से एक्सोसाइटोसिस होती है। इसका हम अभी और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू अ सेल्स इन वेसिकल, वेसिकल्स की शक्ल में मूवमेंट का सेल के अंदर आना। अब इसको ट्रांसपोर्ट को सेल को अंदर लेके आने के लिए 3 तरह की जो है ना वो चीजें जो है वो दरकार होती है। सबसे पहले आती है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ऐसी एंडोसाइटोसिस जिसमें स्पेशलाइज्ड किस्म के रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। रिसेप्टर्स वो केमिकल जिनको जिनके साथ अटैच करते हैं उन्हें कहते हैं लाइगैंड्स। मैंने कल लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो लाइगैंड्स वो केमिकल है जिनके साथ रिसेप्टर अटैच होते हैं। तो जो जिन केमिकल्स को सेल के अंदर आना होता है उसके साथ रिसेप्टर्स अटैच करते हैं और उसको सेल के अंदर ले आते हैं। तो ऐसी एंडोसाइटोसिस जो रिसेप्टर्स की मदद से हो उसे हम लोग रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। दूसरी टाइप आ जाती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है इनगल्फिंग ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, इसको सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। सो मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनटू द सेल। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेल क्या करता है, अपने गिर्द एक सूडोपोड बनाता है। सूडोपोड क्या करता है, उस सॉलिड पार्टिकल को अंदर की तरफ ले आता है। इसको अभी हम पिक्चर से डिस्कस करते हैं, फिर आपको फैगोसाइटोसिस क्लियर होगी। तीसरी टाइप जो है एंडोसाइटोसिस की वो है बुल्क फेज एंडोसाइटोसिस, जिसको हम लोग सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ द पिनोसाइटोसिस भी इसको कहते हैं, मूवमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यहाँ पे पानी अंदर की तरफ आएगा बाय इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म अ वेसिकल। अब फ्लूइड को अंदर लेके आने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वेसिकल बनाएगी, एक सैक सा बनाएगी, तो वो उस फ्लूइड को अंदर की तरफ लेके आएगा। जैसे पिनोसाइटोसिस या बुल्क फेज एंडोसाइटोसिस। अच्छा, ये एक फैगोसाइटोसिस दिखाई गई है जिसमें क्या होता है, सेल जो है वो आने वाले सॉलिड पार्टिकल के गिर्द एक सूडोपोड बना लेती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, आने वाले पार्टिकल्स के साथ क्या बना लिया उसने, सूडोपोड। ये सॉलिड पार्टिकल्स था जिसको सेल के अंदर आना था, सेल मेम्ब्रेन ने उसके गिर्द एक वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर सूडोपोड बना लिया। उसके बाद जब उस सूडोपोड में से उस वेसिकल को अंदर की तरफ ले आएगा, अब उसके गिर्द एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फैगोसोम। ठीक है,
अब इसकी डाइजेशन शुरू होगी। डाइजेशन कैसे शुरू होगी? इसके ऊपर लाइसोसोम अटैक करेंगे। लाइसोसोम के पता आपको पता है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब साइटो ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी डाइजेशन हो जाएगी, लाइसोसोम्स की मदद से उसको बॉडी से बाहर निकाल। ये एक और स्ट्रक्चर दिखाया गया है फैगोसाइटोसिस का। इसमें ये जो है ये WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, और ये एक यीस्ट सेल है जिसको ये एनगल्फ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो ये भी उसने एक सूडोपोड बनाया, उसको अंदर की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद जो अगली टाइप आ जाती है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। कि वो सब्सटेंस जो कि डाइजेस्ट हो चुके हैं, जो एक्स्ट्रा बच गए हैं, जिनका सेल में रहना जरूरी नहीं है, जिनको सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, या एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करनी, तो उसको फिर हम लोग एक्सोसाइटोसिस की मदद से उन सब्सटेंसेस को बाहर करते हैं। ठीक है, हर सेल जो है वो एक्सोसाइटोसिस करता है, लेकिन बट इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन टू टाइप्स ऑफ सेल्स। दो तरह के सेल्स में ये ज्यादा होता है, लाइक स्क्रीटरी सेल्स, लाइक नर्व सेल्स। Secretory cells that liberate digestive enzymes, hormones, mucus and other secretions। अब ये एक सेल है जिसने ये एंजाइम भी बनाए, हार्मोन्स भी बनाए, म्यूकस भी बनाया, या कुछ और secretions बनाई। अब इन सेल्स का सेल में रहना जरूरी नहीं था, इसको दूसरे सेल्स को प्रोवाइड करना था। तो ये सेल्स जो है ना वो एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी इनकी, और वो सेल्स के बाहर चले जाएंगे। जिस तरीके से नर्व सेल्स है एक दूसरी टाइप, नर्व सेल जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। अब ये भी अगर आपको FSC लेवल पे याद होगा, हम लोगों ने सिनेप्स पढ़ा था। सिनेप्स पे क्या होता है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पॉइंट के ऊपर जहाँ सिनेप्स बनती है, वो एक सेल से, एक डेंड्राइट से दूसरे के एक्सोन को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट जो है वो भी एक्सोसाइटोसिस कहलाएगी। ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल, वो वेसिकल्स जो उनकी मेम्ब्रेन होती है उनको स्क्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं। अब ये स्क्रीटरी वेसिकल्स थे जो कि सेल के अंदर ही बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और अपने कंटेंट्स को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ रिलीज करते हैं। अब ये फर्क है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में, आपने याद रखना है। एंडोसाइटोसिस में जब फैगोसाइटोसिस हुई थी, उसमें जो सब्सटेंस अंदर आना था उसके गिर्द मेम्ब्रेन खुद वेसिकल बना रही है। ठीक है, तो फर्क समझ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। जब एंडोसाइटोसिस होगी तो मेम्ब्रेन खुद वेसिकल्स बना के उस बाहर वाले सेल को सूडोपोड डालेगी, उसको अंदर ले आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जिन चीजों को सेल के बाहर जाना है उसके गिर्द खुद स्क्रीटरी वेसिकल्स बन जाएंगे सेल के अंदर ही, फिर उसके बाद वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे और अपने कंटेंट्स को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज करेंगे। थर्ड एंड लास्ट टाइप जो है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस मैंने आपको बताया कि ऐसा प्रोसेस है जो वेसिकल्स की मदद से होगा। इनमें एंडोसाइटोसिस ऑन वन साइड ऑफ द सेल, एक साइड पे एंडोसाइटोसिस होगी और दूसरी साइड के ऊपर एक्सोसाइटोसिस होगी। एक ही वक्त में एंडोसाइटोसिस साथ ही एक्सोसाइटोसिस हो रही हो तो उसको हम लोग ट्रांससाइटोसिस कहते हैं। Transcytosis occurs most often across the epithelial cells that line blood vessels and is a means for materials to move between blood plasma and the interstitial fluid। ब्लड के अंदर से, ब्लड वेसल के अंदर से फ्लूइड को अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लेके जाना है तो साथ साथ ट्रांससाइटोसिस जो है ना वो होती रहेगी। फॉर इंस्टेंस एक और एग्जांपल दी हुई है, व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट सम ऑफ हर एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लेसेंटा। कुछ वहां से एंटीबॉडीज उसके जो है ना प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर चले जाते हैं वाया ट्रांससाइटोसिस। मतलब कुछ एंटीबॉडीज जो है वो फीटस में जा रहे होंगे, कुछ फीटस के एंटीबॉडीज जो है वो मदर के अंदर आ रहे होंगे। तो ये इस तहत होगा ट्रांससाइटोसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन करें आप लोग जी। आपका ये आज का टॉपिक था, थोड़ा सा टफ था, बट क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ के इसको क्लियर कर सकते। एक सेकंड। जी बच्चे क्वेश्चन करें। सर एक्सोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन से वेसिकल नहीं बनता? हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल भी बनता है, जिस उसके अंदर स्क्रीटरी वेसिकल्स होते हैं जो कि उस चीज को जिसको रिलीज करना है उसके जो स्क्रीटरी वेसिकल बनते हैं, तो वेसिकल जाके फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और अपने कंटेंट्स को बाहर फेंकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू।
जी इंट्रासेलुलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क है? जी बच्चे दोबारा पूछिएगा, आवाज कम आ रही है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क है? वेरी गुड क्वेश्चन। साइटोप्लाज्म बच्चे, साइटोप्लाज्म में हम लोग जस्ट ये नहीं कहते कि हाँ, आप लोग, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है साइटोसोल और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या फर्क है, तो वो कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिस हैं। अब ऑर्गेनेलिस का अपना फ्लूइड है, उसको हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वो फ्लूइड जो कि सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के तक होगा, उसके साइटोसोल या इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे। जी सर, ठीक है। जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस सारे ही आ जाते हैं। जी सर। जी सर जी।